11:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे, 3:30 बजे, शाम 5:30 बजे और रात 12 बजे। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात सूर्य ग्रहण की। साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को रविवार के दिन लगने जा रहा है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण की शुरुआत सुबह 10:20 के करीब हो जाएगी और इसकी समाप्ति होगी दोपहर 1:49 पर। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है, इसलिए इसका सूतक भी मान्य होगा। ऐसे में सूतक काल से लेकर ग्रहण के शुरू होने और खत्म होने तक क्या क्या एहतियात, सावधानियां बरतनी चाहिए, ये ग्रहण किस राशि के लिए गुड लक साबित होगा और किसके लिए सावधानी बरतने वाला होगा। साथ ही एक बड़ी महामारी, एक बड़े संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। दूसरे आर्थिक और राजनीतिक संकट भी हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। 21 जून को साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, जो भारत में भी दिखेगा। इस बार का ग्रहण कई मायनों में अलग बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये कंकणाकृति खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। ऐसा सूर्य ग्रहण 900 साल बाद लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण लगभग 6 घंटे लंबा होगा। 21 जून को सुबह 9:15 पर ग्रहण शुरू हो जाएगा और 21 जून को 12:10 पर दोपहर में पूर्ण ग्रहण दिखेगा। इस दौरान कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाएगा। यह ग्रहण दोपहर 3:04 तक रहने वाला है। मेष, सिंह, मीन और वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा है। वृष, मिथुन, कर्क, तुला, कन्या, धनु राशि वालों को सावधान रहना होगा। मकर और कुंभ राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण अलाभकारी है। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक जब ग्रहण लगते हैं तो राशियों पर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं। लिहाजा इस बार के सूर्य ग्रहण का किस राशि पर क्या प्रभाव होगा, ये भी जान लेते हैं। मेष राशि, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रिश्ते मजबूत होंगे। वृष राशि वालों को नौकरी में परेशानी आ सकती है, खर्च बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि वाले स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, गुस्से पर काबू रखें। कर्क राशि वालों को धन की हानि हो सकती है, सेहत का ध्यान रखें, यात्रा से बचें। सिंह राशि वालों के लिए आय के अवसर बढ़ेंगे, अधूरी ख्वाहिश पूरी होंगी। कन्या राशि वालों के लिए करियर के लिए ग्रहण अच्छा रहेगा, प्रमोशन की संभावनाएं हैं। तुला राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कुछ समय के लिए निवेश से बचें। वृश्चिक राशि वाले संक्रमण से बचें, विरोधियों से सावधान और अटका धन भी मिलने की संभावना है। धनु राशि वालों के रुके काम पूरे होंगे, जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। मकर राशि वाले पुराने कर्ज जल्द चुकाएं, सेहत और वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें। कुंभ राशि वालों का जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, अधूरे काम शुरू करें, पूरे होंगे। मीन राशि वाले छात्रों के लिए उत्तम समय है, अचानक धन की प्राप्ति होगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बहरहाल अब नजर एमपी के चुनिंदा शहरों की और जानते हैं कि किस शहर में सूर्य ग्रहण कब से लेकर कब तक रहेगा। भोपाल में सुबह 10:14 से दोपहर 13:47 तक रहेगा। उज्जैन में सुबह 10:10 से दोपहर 13:42 तक रहेगा। इंदौर में सुबह 10:10 से दोपहर 13:41 तक रहेगा। ग्वालियर में सुबह 10:19 से दोपहर 13:51 तक रहेगा। तो जबलपुर में सुबह 10:21 से दोपहर 13:54 तक रहेगा। जबकि बालाघाट में सुबह 10:20 से दोपहर 13:54 तक रहेगा। बैतूल में सुबह 10:14 से दोपहर 13:47 तक रहेगा और सागर में 10:18 से दोपहर 13:51 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। इसी तरह अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां रायपुर में सुबह 10:24 से दोपहर 13:58 तक रहेगा। बिलासपुर में सुबह 10। बहरहाल सूर्य ग्रहण पर ज्योतिषाचार्य का क्या कहना है, ये भी सुनिए। देखिए, असल में एक सूर्य ग्रहण पिछले समय 26 दिसंबर को हुआ था और उसके बाद ये सूर्य ग्रहण आषाढ़ कृष्ण अमावस रविवार तारीख 21 जून को होने जा रहा है। आप देखिए कि 26 दिसंबर को जिस रोज हुआ था उसके पहले 25 से 27 दिसंबर तक 6 ग्रह एक राशि में आए थे और उसके साथ ग्रहण था और वो 6 ग्रह के बाद भी 5 ग्रह लगभग 1 महीने तक रहे थे। तो उसके लिए तो लिखा ही है कि 6 ग्रह एक राशि पर आए तो अनेक प्रकार के संकट देश में आते हैं। भवे लोको रंका, प्रजा जो है भिखारी हो जाती है। बहरहाल सूर्य ग्रहण का काउंटडाउन चालू है। उससे पहले सूतक काल भी होगा, जिसमें लोगों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस दौरान कोई नया कार्य नहीं करने की भी सलाह दी जाती है। टीम न्यूज स्टेट।
और जिस तरह के हालात से इस वक्त देश और दुनिया गुजर रही है, तो इसका असर पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही इसके तकनीकी पहलुओं के साथ साथ जो वैज्ञानिक पहलू है उस पर भी हम बात करेंगे। संयम श्रीवास्तव, आपका गोल्ड शास्त्री, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं आपके मुद्दे में। स्वामी संतोषानंद जी महाराज हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो आज हमारे साथ हैं ग्वालियर से, और ज्योतिषाचार्य के तौर पर रेणु पांचाल आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का और बहुत शुक्रिया भी इस अहम सूर्य ग्रहण पर हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले इसके वैज्ञानिक पहलुओं पर बात करते हैं। संयम श्रीवास्तव जी, इसकी टाइमिंग को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, और ये भी बताया जा रहा है, दावा ये कि 900 साल बाद इस तरह का ग्रहण लगने जा रहा है, तो प्लीज जरा आप एक शुरुआती डिटेल आप दे दें हमें और दर्शकों को। जी बिल्कुल, हम सूर्य ग्रहण को सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नजर से समझते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में आ जाती है। जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जैसे हम बोलते हैं टोटल एक्लिप्स, उसके बाद आंशिक सूर्य ग्रहण, जैसे हम बोलते हैं पार्शियल एक्लिप्स, और अंततः वलय आकार सूर्य ग्रहण, जैसे हम बोलते हैं एनुलर एक्लिप्स। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, ये है एनुलर एक्लिप्स। एनुलर एक्लिप्स की सबसे विशेष बात यह है कि जब सूर्य ग्रहण होता है वलय आकार, तो जब वलय आकार एक्लिप्स होता है तो हमें एक रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है, जिसके नाम पे हमने इसका नाम रखा है वलय आकार या एनुलर एक्लिप्स। वलय का अर्थ है रिंग। तो जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य के सामने आ जाता है और पृथ्वी उसके सामने ठीक आ जाती है, तो ये जो एक पोजीशनिंग होती है स्ट्रेट लाइन में, ये होती है एनुलर सोलर एक्लिप्स। एनुलर सोलर एक्लिप्स जो है, ये वाली जो है विशेषकर, ये 900 साल के बाद अब पहली बार हमें देखने को मिलेगा ये विहंगम दृश्य, जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक तौर पे बेली बीट्स। बेली बीट्स जो एक प्रोसेस होता है, जब चंद्रमा सूर्य को ढकना शुरू करता है, तो सूर्य का एक बहुत छोटा आंशिक सा हिस्सा नजर आता है, जैसे हम फोटोस्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है बेली बीट्स। और जब चंद्रमा पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेता है, तो उसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर या डायमंड रिंग फिनोमिना। यहाँ पे सूर्य पूरी तरीके से ढक जाता है, केवल कंगन के आकार का एक सूर्य हमें नजर आता है। इसे यदि और बेहतर तौर से दर्शकों को बताना हो, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रकाश का स्रोत है या सोर्स है लाइट का, जो 30 सेंटीमीटर व्यास का है। अब हमने उसके सामने एक गेंद यानी एक बॉल रख दी जो 25 सेंटीमीटर व्यास की है। तो जब हमने उस 25 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को 30 सेंटीमीटर के प्रकाश के स्रोत के सामने रखा, तो एक बगल में हमें साइड से जाती हुई एक रिंग शेप का आकार नजर आएगा। ये एक्लिप्स है। एक्लिप्स केवल खगोलीय घटना ना होते हुए एक ऑप्टिक्स से जुड़ी हुई घटना है, जहाँ पे कोई भी वस्तु जब एक प्रकाश के स्रोत को ढक लेती है। जरा और गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं और जरा उनसे एक एक रिएक्शन ले लें। आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस तरह का जब भी एक्लिप्स होता है या सूर्य ग्रहण जब होता है, तो पूरी दुनिया के जो खगोल शास्त्र के लोग होते हैं वो इंतजार करते हैं। बहुत सी चीजें जो अनसुलझे रहस्य हैं अंतरिक्ष के या सूर्य से जुड़े हुए या और दूसरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए, वो इससे सुलझने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो अलग अलग जो रिसर्चर होते हैं उस पर भी हम आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन संयम श्रीवास्तव, अब जरा आप बताइए इसको लेकर किस तरह की रिसर्च की तैयारियां कर रखी हैं हमारे यहाँ भी और बाकी और जगहों पर भी, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जब लोग इंतजार करते हैं। ये एक ऐसा मौका होता है जब कुछ कुछ खिड़कियां कहें, दरवाजे तो बहुत कम खुल पाते हैं, कुछ खिड़कियां खुलती हैं रिसर्च के लिए ब्रह्मांड के क्षेत्र की। जी जी, देखिए, सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई मैं सबसे पहले कुछ जरूरी महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहूंगा। प्लीज। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा कि सूर्य ग्रहण की वजह से विज्ञान में हमें काफी सारे ब्रेक थ्रूज मिले हैं। जब मैं इन ब्रेक थ्रूज की बात करता हूं, तो सर्वप्रथम जो ग्रीक लोग थे, ग्रीक लोगों ने जो पृथ्वी का व्यास है वो एक सूर्य ग्रहण के दौरान ही लगभग नापा था। उसके बाद ग्रीक्स के बाद जो अरिस्टायरक्स था, सामोस के, उन्होंने ये भी बताया कि चंद्रमा जो है वो स्फेरिकल शेप का है, गोल आकार है, स्फेरिकल है। ये भी एक चंद्र ग्रहण के दौरान ही पता लगा।
इसके बाद 1919 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बहुत फेमस थ्योरी थी जिसका नाम है जनरल रिलेटिविटी। इसमें उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से मुड़ जाता है, यानी जो ग्रेविटी होता है वो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो ये इस चीज को, ये जो इनका थ्योरी था, इसका हमें वैलिड प्रूफ भी एक सूर्य ग्रहण के समय मिला 1919 में आर्थर नाम के एक व्यक्ति ने दिया। और सबसे रोचक बात, 1868 में रानसेन नाम के एक वैज्ञानिक थे, वह भारत आए थे और भारत में उन्होंने सूर्य ग्रहण को तब ऑब्जर्व किया था और तब उन्हें देखा कि एक ऐसा एमिशन हो रहा है, एक ऐसा रेडिएशन आ रहा है सूर्य से जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं। और तब हमें पता लगा कि ये जो एमिशन है ये एक ऐसे परमाणु, एक ऐसे तत्व से आ रहा है जिसका हमने नाम रखा हीलियम। तो आप देखिए कि हीलियम जो है कोई उस विषय में जानता नहीं था, जबकि वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मिलने वाले परमाणुओं में से एक है, सबसे ज्यादा मिलने वाले एलिमेंट्स में से एक है। और हीलियम की खोज भी एक सूर्य ग्रहण के दौरान ही उस एमिशन की खोज हुई। तो इसी प्रकार सूर्य ग्रहण काफी सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज में सहायता करता तो आया इस है। बार कुछ खास तो तलाशने की कोशिश ये की जो जा रही है annular क्या? eclipse है, खगोल ये शास्त्रियों की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, खगोल विज्ञान में इस बार किस खास को तलाशने की कोशिश है या तैयारियां हैं? बिल्कुल, इस बार ही जैसे अभी हमने देखा कुछ सालों पहले लार्ज हेड्रोन कोलाइडर नाम का LHC बनाया गया था, जिससे हमने गॉड पार्टिकल नाम के एक पार्टिकल की खोज की, हिग्स बोसॉन्स। तो उसी प्रकार एक और प्रोसेस है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रकाश होता है, जब भी ग्रेविटी की प्रेजेंस होती है या गुरुत्वाकर्षण बल होता है जहां पे, वहां पे प्रकाश का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इस सोलर एक्लिप्स में भी हम इस चीज को और गहन रूप से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त एक और जो रिसर्च हुआ था शुरू में, उससे हमें पता लगा कि जो प्रोमिनियंस होता है, एक प्रोसेस, एक फिनोमिना होता है सूर्य के ऊपर, जहां पे उसके चुंबकीय शक्ति की वजह से काफी सारे गैसेस का रिसाव होता है फोटोस्फीयर से बाहर की ओर, कोरोना की ओर। तो कोरोना जो है, यहाँ पे कोरोना वायरस नहीं है, यहाँ पे कोरोना सूर्य की एक लेयर है। इसके विषय में भी मैं दर्शकों को बताऊंगा क्योंकि ये काफी रोचक है कि कोरोना वायरस का नाम कहां से पड़ा, कोरोना वायरस का नाम कोरोना कैसे हुआ। तो ये जो रिसाव होता है इसे हम कहते हैं प्रोमिनेंस वैज्ञानिक भाषा में। तो शुरू में हमें लगता था कि ये चंद्रमा पे होता है। जो ग्रीक थे, जो असाइरियंस थे, जिनके डेटा हमें मिलता है, जिनका हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, तो पता लगता है कि उन्हें लगता था ये सब लूनर प्रोसेस है। पर ये लूनर प्रोसेस ना होते हुए ये सोलर प्रोसेस है, इसका भी हमें पता लगा एक सूर्य ग्रहण के दौरान। क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की बाकी सारी लेयर्स कवर हो जाती है, ढक जाती है, केवल एक ही लेयर शेष नजर आती है जिसे हम कहते हैं कोरोना, जो बाहर का सूर्य का वातावरण होता है और काफी हजारों डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। तो 1986 में सबसे पहले जिन वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप के अंडरनीथ देखा था, उन्होंने देखा कि उस वायरस में, जैसा आप सब अभी जानते हैं, काफी सारे प्रोट्यूरेशंस होते हैं, काफी सारे कांटानुमा आकार होते हैं। तो उसी प्रकार जो सूर्य की सबसे बाहर की लेयर है कोरोना, उस लेयर में जो प्रोमिनेंस है, जो गैस का रिसाव है, वो हमेशा होते रहता है। और इस रिसाव के कारण ऐसा लगता है कि उसमें से काफी सारे कांटे या एमिशंस निकल रहे हैं। तो इसलिए कोरोना लेयर के नाम पे हमने कोरोना वायरस भी जो है उसका नाम पड़ा। तो सूर्य की जो लेयर है कोर से शुरू होती है, कोर के बाद आता है रेडियो एक्टिव जोन, कोर में होती है न्यूक्लियर गतिविधियां जहां पे हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का प्रोसेस चालू होता है। फिर आता है कन्वेक्टिव जोन, उसके बाद आता है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, फिर आता है अंत में कोरोना। एनुलर सोलर एक्लिप्स यानी वलय आकार सूर्य ग्रहण की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कोरोना नजर आता है या हमें कोरोना देखने को मिलता है एक रिंग नुमा आकार में। ठीक, आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहिएगा। संयम श्रीवास्तव, प्लीज आपको रोकना पड़ेगा, ब्रेक के लिए हमें जाना होगा। लेकिन ब्रेक से लौटकर हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिसके सवाल बहुत से लोगों के जहन में, क्योंकि दो बड़े संकट हैं। एक तरफ तो बॉर्डर पर अपना संकट है, दूसरी तरफ पूरा विश्व एक बड़े संकट से, एक बड़ी महामारी से जूझ रहा है। तो जब लौटेंगे तो महामंडलेश्वर जी से समझेंगे।
तो आपकी आवाज नहीं आ रही रेणु जी, जरा कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं तो हम दोबारा आएंगे आपके पास, जरा वो जो परेशानी हो रही है वो जरा दूर हो जाए। लेकिन संयम श्रीवास्तव, हम बात कर रहे थे खगोल शास्त्र के हिसाब से, आप समझा रहे थे। तो इस बार जो है अगर भारत में हम बात करें तो मसूरी, टोहान, चमोली, कुरुक्षेत्र और देहरादून में ये रिंग ऑफ फायर जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो इस लिहाज से नजर आएगा। बाकी और दूसरे शहरों में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से नजर आएगा। तो यहाँ पर क्या कोई बाहर से भी लोग पहुंचे हैं इसे स्टडी करने के लिए, या फिर यहीं पर किस तरह की तैयारियां हैं? हमारे यहाँ जो बड़े बड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो क्या इस दिशा में कुछ करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे नेहरू प्लानिटोरियम हो गया, साइंस सेंटर्स हो गए जो थ्रू आउट इंडिया का एक चेन है, तो काफ़ी सारी वहाँ पे प्रिपरेशंस हैं, टेलीस्कोप सेटअप्स हैं। बिकॉज जैसा आप जानते हैं कि ये जो एक्लिप्स है ये पूरे विश्व में नजर नहीं आएगा। नासा की माने तो 99.4% हिस्सा जो है सूर्य का वह चंद्रमा ढक लेगा, और सबसे अच्छा व्यू ये हमें मिलेगा उत्तर भारत की ओर आते आते। तो ये शुरू होगा साउथ अफ्रीका से, कॉन्गो से, अरित्रिया से, पाकिस्तान की ओर आएगा। उसके बाद ये आएगा नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में भी सबसे अच्छा जो इसका नजारा मिलेगा वो हमें मिलेगा राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स में। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगा। तो काफी सारे जो वैज्ञानिक हैं जो साउथ एशिया में है, क्योंकि जैसे जैसे एक्लिप्स आगे बढ़ते जाएगा तो उसका एक्लिप्स एनुलर एक्लिप्स से पार्शियल एक्लिप्स में तब्दील होते जाएगा, और एक्लिप्स जो है जो रिंग ऑफ फायर वाला इवेंट है वो वहां पे नजर नहीं आएगा। तो इस वजह से काफी सारे जो साउथ ईस्ट एशिया जो एसोसिएशन है वहां से कुछ जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स विदाउट बॉर्डर्स के कुछ अमेचर एस्ट्रोनॉमर्स हैं, तो वो बहुत कीनली इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यह भारत में हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसकी सहायता लेते हुए हम इस रिसर्च को जो है थोड़ा एक ग्लोबल लेवल पे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पे रिंग ऑफ फायर का जो है जो इवेंट है बाकी के जो देश के वैज्ञानिक है वो भी भारत आके नॉर्थ इंडिया में आके देख सके। हालांकि इसमें केवल एक समस्या ये रहेगी कि जो मौसम है, जैसा मेरे पास अभी रिपोर्ट आया था सुबह, तो मौसम काफी अनसर्टेन रहने वाला है कल, और जो ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट की संभावना ज्यादा रहेगी। तो यदि हमारे जो इंस्ट्रूमेंटल सेटअप्स हैं वो सब हो चुका है, जो रिसर्च वर्क है उसके लिए हम तैयार है। बहरहाल केवल एक जो प्रॉब्लम है, जो एक इशू हो सकता है, वो केवल मौसम के कारण हो सकता है। चलिए रेणु जी, फाइनल कमेंट संयम श्रीवास्तव आपसे। अगर ये कहा जा रहा है कि 900 साल बाद इस तरह का ग्रहण लग रहा है, रिंग ऑफ फायर भी बनेगा बहुत से हिस्सों में ही देश के, तो अब क्या इसमें आगे हो सकता है? मतलब किस बात को लेकर अध्ययन या रिसर्च हो रही है? एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, फिर उसके बाद प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि जहां तक कोशिश हो प्रोटेक्शन सबसे पहले रखिए। उसके यदि आप सोलर ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, सूर्य ग्रहण को देखना चाहते हैं, तो कृपया कभी भी नंगी आंखों से, अनएडेड आई से आप सूर्य ग्रहण ना देखें। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए या तो आप पिन होल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करें। यदि पिन होल प्रोजेक्टर कोई भी बना सकता है अपने घर पे, एक बॉक्स लीजिए, उस पे 1 mm का आपको होल करना है, जहां पे आपको एक लेंस लगाना है, टेलीस्कोप का या बाइनोक्यूलर्स का लेंस हो सकता है, उससे आप प्रोजेक्ट करिए सन को। यदि वह नहीं करते हैं तो इसके अलावा बॉर्डर आए सोलर फिल्टर, एक सोलर फिल्टर आता है जिससे सूर्य का जो नेगेटिव जो प्रकाश होता है, जो रेडिएशन होता है, हार्मफुल रेडिएशन होता है, वो पूरा ब्लॉक हो जाता है 99.6%। तो उसके बाद आप सूर्य को देखेंगे तो आपके लिए उसमें कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी डेंजर नहीं है आपकी आंखों को। या इसके अलावा जो आई फिल्टर ग्लासेस आते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें।
यदि इन 3 मेथड्स के अलावा आप सूर्य ग्रहण देखना चाहते हैं तो केवल कैमरे का प्रयोग करें, अन्यथा उसके अतिरिक्त यदि आप कोई भी सीधी आंखों मेथड से ना इस्तेमाल देखें, करते हैं, वरना बहुत सीडी हो गया, नुकसानदायक हो कॉम्पैक्ट डिस्क है, काफी लोग उसके इस्तेमाल से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो रेटिना होता है उसमें पेन सेंसिटिविटी नहीं होती। यदि आप उसे देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको पेन हो रहा है या आपकी आंखें डिस्ट्रक्ट हो रही है या डिस्ट्रॉय हो रही है, ये आपको बाद में पता लगेगा, जैसे गैलीलियो गैलीली महान वैज्ञानिक के केस में हुआ था। तो ये सूर्य ग्रहण जो है 900 साल बाद आया है, परंतु जैसा हम जानते हैं पैंडेमिक अभी चालू है, कोरोना के जो केसेस है दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम सोलर एक्लिप्स देखने के लिए किसी भी प्लानिटोरियम या साइंस सेंटर में भीड़ इकट्ठी ना करें। यदि भीड़ लगाते भी हैं तो सोशल बहुत डिस्टेंसिंग सारी सावधानियां हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है खुद को बचाने के लिए भी। और जाहिर है फिर जिस तरह की रिसर्च वगैरह होगी तो अगर उससे कुछ नई डेवलपमेंट्स होगी तो अलग अलग एजेंसियां हैं अलग अलग देशों में, तो वो भी अपनी तरफ से इसकी डिटेल्स आगे शेयर करेंगे, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया महामंडलेश्वर जी, महाराज जी, श्याम श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया रेणु पांचाल जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, आप बनी रहिए हमारे साथ।